नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने शब्द विचार देखा था। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से वाक्य विचार लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं वाक्य विचार क्या होते हैं। भाषा की इकाई वाक्य है। वाक्य की इकाई पद होता है और पद की इकाई शब्द होते हैं तथा शब्द की इकाई अक्षर अथवा वर्ण होते हैं। वाक्य ही भाषा की वह इकाई है जिसके माध्यम से हमारे भाव अथवा विचार पूर्णता के साथ अभिव्यक्त किए जाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से वाक्य बनता है। वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भाव अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। वह शब्द समूह जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे उसे वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया है, वो देख लीजिए। वो इस तरह से है, जैसे यहाँ पर देखिए, आज होली है। राहुल और अनामिका होली खेल रहे हैं। बच्चे ढोलक की थाप पर नाच रहे हैं। उपयुक्त सभी वाक्य हैं। इनमें कहे गए कथन स्वयं में पूर्ण है तथा उनसे एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है यहाँ पर। तो चलिए वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य के बच्चों दो अंग होते हैं। वाक्य को कर्ता तथा कार्य के आधार पर दो अंगों में विभाजित किया जाता है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं देखते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ मैं बता रही हूँ, माताजी मंदिर जा रही है या सागर कहानी लिख रहा है। दो वाक्य है। यहाँ माताजी और सागर के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में माताजी तथा सागर क्या है, उद्देश्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य का जो कर्ता होता है, कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसे विधेय कहते हैं या विधेय कहलाता है। जैसे मैंने कहा, माताजी के द्वारा मंदिर जाना और सागर के द्वारा कहानी लिखना, ये कार्य कर्ता के द्वारा किया गया है, विधान किए गए हैं, इन्हें हम विधेय कहेंगे। बच्चों, वाक्य के भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद किस प्रकार होते हैं देखिए। वाक्य के भेद प्रमुख रूप से दो आधारों में किया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। यहाँ मैंने इसका टेबल ड्रॉ किया है, आप लोग इसे देख लीजिए किस तरह से है। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सबसे पहले चलते हम सरल वाक्य को समझते हैं। जैसे जिस वाक्य में एक उद्देश्य, मैंने आपको अभी उद्देश्य और विधेय बताया, तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक वाक्य दे रही हूँ, खरगोश सो रहा है। तो खरगोश यहाँ पे क्या है, मेरा उद्देश्य है, और विधेय सो रहा है। कछुआ चल रहा है, कछुआ मेरा उद्देश्य है और विधेय चल रहा है। तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य परिभाषा इस तरह से होगी, जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समानाधिकरण या समुच्चय बोधक जिसमें लगते हैं दो वाक्यों के बीच, किंतु, पर, और, या आदि से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, मगरमच्छ ने बंदर को भोजन पर बुलाया परंतु वह उसकी चाल को समझ न सका। जैसे दूसरा वाक्य, यहाँ पे परंतु आया, जिसे इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, यह हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा वाक्य देखिए, बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर से निकल ना सका। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए आ रहा है, तो इसलिए मेरा क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। तो पहले वाक्य में दो वाक्यों को परंतु आया था, योजक से जोड़ा गया था। यहाँ एक कार्य की दूसरे पर निर्भरता दर्शाई गई है, यह संयुक्त वाक्य है। और दूसरे वाक्य में परंतु योजक शब्द है,
दो अलग वाक्य को जोड़ रहा है। दो सेंटेंस को जोड़ने में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे समुच्चय बोधक शब्द यूज किए जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य परिभाषा इस तरह से होगी, जब किसी वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य आश्रित हो यानी डिपेंड हो तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ समुच्चय बोधक उसके भी हैं शब्द कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, जो आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बता रही हूँ आपको, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह काम पूरा करके ही लौटेगा। तो यहाँ पर की आ गया है हमारा, दो सेंटेंस के बीच में की आया है, तो यहाँ मिश्रित वाक्य। यानी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, तो ये उपवाक्य आश्रित, उपवाक्य प्रधान और उपवाक्य आश्रित है, वह काम पूरा करके ही लौटेगा। जो श्रम करता है वो फल पाता है, तो पहले श्रम करना होगा तभी फल मिलेगा। तो डिपेंडिंग सेंटेंस, मुझे लगता है कि आज वो नहीं आएगा, तो कि यहाँ पर भी आएगा। उपयुक्त उदाहरण में मुख्य तथा आश्रित उपवाक्य इस प्रकार है, तो मैंने यहाँ पर दिखलाया है कि मुख्य उपवाक्य कौन से हैं, आश्रित उपवाक्य कौन से हैं और योजक इसमें कौन से शब्द लग रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से मिश्रित वाक्य समझ में आ ही जाएगा। चलते हैं अब वाक्य के भेद, दूसरे भेद की तरफ, अर्थ के आधार पर। बच्चों अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद होते हैं। तो पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी घटना अथवा कार्य का होना प्रकट हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दूसरा, पानीपत के युद्ध में हेमू की पराजय हुई। तो यहाँ पे किसी घटना या किसी के कार्य होने का प्रकट हो रहा है, तो उसे विधानवाचक वाक्य कहेंगे। निषेधवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा निषेध प्रकट हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते ही हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे कैसे, उसे निषेध कहा जाता है हिंदी में। वह संग्रहालय नहीं गया, तो नहीं आया। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, जिसमें सवाल पूछे जाए, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किए जाएं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया, क्या वह इस बारिश में भी बाहर निकल गया। हर बार यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आज्ञावाचक वाक्य यानी ऑर्डर वाक्य, आदेश, जिस वाक्य द्वारा आज्ञा या आदेश का आभास मिलता हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन खाना खा लो, तेज धूप में बाहर मत खेलो। यहाँ पर माँ ऑर्डर दे रही है या आदेश दे रही है, ऐसा कहा जा सकता है। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हो, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे तुम अभी तक सोए नहीं, छी कितनी गंदी है यहाँ, गंदगी है यहाँ। तो इस तरह के वाक्य या अक्सर हम ये सारे वाक्य अक्सर हम अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में हमेशा बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरह के वाक्य हैं। तो आज आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। छठवां है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, डाउट हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज तेज बारिश आए, अभी बारिश हुई नहीं लेकिन शायद। संभवतः इस बार क्रिकेट टीम में तुम्हारा चयन होगा यानी सिलेक्शन होगा। यह इस संदेहवाचक वाक्य में अक्सर शायद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस सेंटेंस में हमेशा डाउट वाले सेंटेंस होते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा इच्छा, स्तुति अथवा आशीष या आशीर्वाद प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर उनकी रक्षा करे, सदैव खुश रहो। हम किसी न किसी को कभी न कभी आशीर्वाद देते हैं, अच्छा कहते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो वो इच्छावाचक वाक्य है जो हम हमारे अपने मन से निकलते हैं किसी के लिए आशीर्वाद, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं, जिस वाक्य द्वारा अपेक्षा या संकेत प्रकट हो,
संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि मुझे अच्छे अंक प्राप्त होते तो मेरा दाखिला अच्छे कॉलेज में हो जाता। यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है। यदि समय पर डॉक्टर आ जाते तो वो बच जाता। इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर हमारी लाइफ में बोलते हैं। तो ये तो रहे हमारे वाक्य विचार। तो बच्चों, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि सब समझ में आ ही गया होगा। ये हमारे हिंदी व्याकरण से वाक्य विचार, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।